हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे और चैप्टर फर्स्ट के रहेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट के हम लोगों ने जो है पिछले दो वीडियो में एमसीक्यूज़ कवर किए हैं 25 और इसमें भी हम लोग जो है 30 एमसीक्यू कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। जो भी इंटरनेट पे आपके रूल होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है HTTP प्रोटोकॉल, और ऑप्शन बी दिया है FTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी दिया है TCP/IP प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी दिया है SMTP प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी FTP प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो होता है आपका TCP/IP, इसकी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP की होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए जो आपका SMTP होता है ये ईमेल में प्रयोग होता है, ये आपका ईमेल में प्रयोग होगा। और HTTP जो होता है ये आपको हाइपर टेक्स्ट पे यानी इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है वहाँ तक ले जाने का काम करता है। और TCP/IP जो होता है ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? ये आपका इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में कंट्रोल C शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल C जो होती है ये आपकी एक शॉर्टकट की होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन बी दिया है पेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी दिया है कट कर सकते हैं, ऑप्शन डी दिया है क्लोज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कॉपी। तो कंट्रोल C की मदद से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। और इस कॉपी को अगर हम लाना चाहें तो इस कॉपी को लाने के लिए क्या करेंगे? तो कॉपी को लाने के लिए हम लोग पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, पेस्ट का। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। Ctrl+V की मदद से हम लोग पेस्ट करते हैं यानी कॉपी किए हुए मैटर को लाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन जो होता है वो आपका एक नेटवर्क होता है। तो जो नेटवर्क होते हैं वो आपके मुख्य रूप से 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका लैन, दूसरा आपका होता है मैन, और तीसरा होता है वैन। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 जो है नेटवर्क होते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हम लोग एक ऑफिस के अंदर कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा एक लैन नेटवर्क बन जाता है। और अगर हम लोग 2 लैन को, जैसे कि एक कंप्यूटर ऑफिस हो गया कोई, वहाँ का नेटवर्क हो गया, और एक कहीं और एक ऑफिस हो गया जहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रखे हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, तो ये एक मैन कहलाता है। यानी 2 लैन को अगर हम मिला दें तो एक मैन बन जाता है। या फिर 2 शहरों के बीच फैला हुआ नेटवर्क मैन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ जाता है वैन। तो वैन क्या होता है? तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो जो आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट, तो इंटरनेट जो है वो वैन का एग्जांपल है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जो विश्व स्तरीय नेटवर्क होता है यानी पूरे वर्ल्ड वाइड फैला होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा वैन होता है। अब ये लैन का पूछा है पूरा नाम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लार्ज एरिया नेटवर्क पहला दिया है, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा लिंक एक्सेस नेटवर्क, या ऑप्शन डी लो एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? तो HTTP जो है ये क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है पहला कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दिया हाई ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल,
ऑप्शन सी दिया है हाइपर लिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस, ऑप्शन डी दिया है हाई टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला दिया कि GUI का पूरा नाम क्या है। तो देखिए GUI जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये क्या होता है? तो GUI जो होता है ये एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग अगला समझ लेते हैं। तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया है कि कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य होता है। तो ALU जो होता है ये आपके CPU में होता है। तो ALU का कार्य पूछा गया है। तो ALU की जो फुल फॉर्म होती है पहले तो ये जान लीजिए। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये होती है फुल फॉर्म। अब इसका काम क्या होता है? तो इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ये दो प्रकार के ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया है डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी दिया है अंक गणती एवं तर्कीय गणनाएं, ऑप्शन सी दिया है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन डी दिया है इनपुट और आउटपुट नियंत्रण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा, गणती और तर्कीय गणनाएं करने के लिए जो है ALU का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो कंप्यूटर में जो उपयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं इसमें ये आपके सारे दिए हैं, पर इसमें पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो पहला जो होता है वो कौन सा है? तो आपका जो इंटेल है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इंटेल 404, ये जो है ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि किसने बनाया था? जो कि इंटेल कंपनी ने बनाया था। और ये किस जनरेशन में आया था? तो माइक्रो प्रोसेसर जो था ये आपके 4th जनरेशन में आया था। टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं जिसमें से ये 4थी पीढ़ी में आया था। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला दिया है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो IPv6 में कितने होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 32 बिट, ऑप्शन बी दिया है 64 बिट, ऑप्शन सी दिया है 128 बिट, ऑप्शन डी दिया है 256 बिट। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है 32 बिट, दूसरा है 64 बिट और तीसरा है 128 बिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 128 बिट। IPv जो एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो IPv6 में 128 बिट होते हैं और IPv4 में कितने होते हैं? तो IPv4 जो होता है उसमें 32 बिट होते हैं। IPv4 तो इसमें कितने बिट होते हैं? तो इसमें आपके 32 बिट होते हैं, 32 बिट। और जो ये आपका है IPv6 इसमें कितने होते हैं? तो इसमें 128 बिट्स होते हैं, यानी 128 बिट। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 128 बिट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल जो होता है वो नेटवर्क को फिल्टर करता रहता है। ये फायरवॉल जो है इसका काम होता है नेटवर्क को फिल्टर करना। जो भी आपका नेटवर्क होगा उसको ये फिल्टर करता रहता है और फिल्टर करके देखता रहता है कि अगर कोई वायरस वगैरह आता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, कंप्यूटर में नहीं आने देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है कि वायरस को हटाने के लिए या नेटवर्क सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन सी है डेटा स्टोरेज के लिए या सिस्टम बूटिंग के लिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो है आपका ऑप्शन जो बी होगा, यानी नेटवर्क सुरक्षा के लिए, ये इसका राइट हो जाएगा। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कराता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपका जो फ़ोन है उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो इस फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के लिए आपका विंडोज़ होता है, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये सब जो है ये सब आपके कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा गया है कि मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य क्या कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन दिया ईमेल को भेजने के लिए, या ऑप्शन बी दिया हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है वेब ब्राउजिंग के लिए, और ऑप्शन डी दिया है गेमिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर बूटिंग कितने प्रकार से होती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग होती है, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को चालू करना। तो जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसकी जो बूटिंग होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है एक, और ऑप्शन 2 दिया है यहाँ पे, ऑप्शन बी हो गया 2, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे 3, और ऑप्शन डी हो गया 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो बूटिंग होती है वो हमारी 2 प्रकार से होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। 2 प्रकार से बूटिंग होती है। और कौन कौन सी होती है? तो बूटिंग आपकी एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक आपकी होती है कोल्ड बूटिंग, और दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी होती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? तो जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ था, यानी आपका कंप्यूटर जैसे बंद था, अब उस बंद कंप्यूटर को आपने चालू किया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कि ये कोल्ड बूटिंग है। और अगर आपका कंप्यूटर पहले से चल रहा था, फिर उसको आपने एक बार बंद किया और ऑन किया, यानी कि उसको रीस्टार्ट किया, तो उसे कहा जाएगा वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग का मतलब होता है चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर चालू करना, और कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है बंद पड़े कंप्यूटर को ऑन करना। तो ये बूटिंग जो होती है हमारी 2 प्रकार से होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया है कि ASCII का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ASCII का पूरा नाम। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगला दिया हुआ है कि कंप्यूटर के पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस किसे माना जाता है? तो पहला दिया है आपका मॉनिटर को, ऑप्शन बी दिया है माउस को, ऑप्शन सी दिया है कीबोर्ड को, या ऑप्शन डी दिया है प्रिंटर को। तो जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो माउस को माना जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर में किस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, तो देखिए मेमोरी जो होती है एक नॉन वॉलेटाइल होती है, एक वॉलेटाइल होती है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। तो यहाँ पे अस्थायी मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि अस्थायी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। और रैम की क्या फुल फॉर्म होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपके रैम की फुल फॉर्म होती है। और रैम जो होती है वो एक आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है विद्युत जाने के बाद इसका डाटा नष्ट हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है और एकदम से लाइट चली जाती है तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर का जो भी डाटा होगा वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपकी प्रोसेस हो रही होती है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, वो आपका रैम के ऊपर होता है। तो रैम एक आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। अब हम लोग क्वेश्चन अगला समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, यानी कंप्यूटर की अगर कोई फाइल है हमको स्थायी रूप से हटानी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। स्थायी रूप का मतलब है परमानेंट। अगर आपको डिलीट करना है, अगर आप चाहते हैं परमानेंट डिलीट करना, तो परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे? तो परमानेंट डिलीट करने के लिए जो है हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल डी, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट डिलीट,
ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन डी दिया है अल्ट प्लस डिलीट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो शिफ्ट डिलीट की मदद से हम लोग परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, हम चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, वो सीधे डिलीट हो जाए, तो उसके लिए शिफ्ट डिलीट की का यूज करेंगे। अगला दिया है कि रिसाइकल बीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, वो फाइल चली जाती है रिसाइकल बीन के अंदर। तो इसका पूछा गया है कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या फिर आपका वायरस स्कैनिंग के लिए। तो देखिए, जब भी आप कोई फाइल हटा देते हैं तो वो हटाने के बाद पहले तो रिसाइकल बिन में जाती है, उसके बाद वो डिलीट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। जैसे आपने कोई फाइल हटा दी, फिर आपने सोचा कि ये तो इम्पॉर्टेंट फाइल थी, हमसे गलती से हट गई है, तो आप उसको रिसाइकल बिन में जाके दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो हटाई गई फाइल अस्थायी रूप से आपकी रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। तो रिसाइकल बिन जो होती है, डिलीट की गई फाइल, उसके अंदर स्टोर रहती है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं। तो ऑप्शन दिया है ए कि एक प्रकार की, ऑप्शन बी दिया है 2 प्रकार की, ऑप्शन सी दिया है 3 प्रकार की, ऑप्शन डी दिया है 4 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती हैं वो आपके 2 प्रकार की होती हैं। और 2 प्रकार में भी कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, एक तो आपकी हो जाती है प्राइमरी मेमोरी, एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी आपकी हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसे मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है क्या, इसमें आपका आएगा रैम और रोम। तो रैम रोम जो होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में होती है, यानी जब भी आप कंप्यूटर परचेस करते हैं तो रैम रोम उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। और सेकेंडरी जो होती है, ये कौन सी मेमोरी होती है, तो ऐसी मेमोरी जो आप कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया। ठीक, आपका पेन ड्राइव हो गया, और क्या जाएगा इसमें, तो पेन ड्राइव के साथ और आपने जैसे सीडी लगाया तो सीडी भी इसी में आ जाएगा। तो पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बाहर से लगाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होती है, जैसे रैम और रोम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो आप बाहर से लगाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव और आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में आपके 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 प्रकार की हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगला दिया रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है वॉलेटाइल मेमोरी है, या फिर ऑप्शन बी है नॉन वॉलेटाइल है, या स्थायी दिया है, या केवल पढ़ने योग्य दिया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट जाने पे इसका डाटा नष्ट नहीं होगा, यानी अगर लाइट चली जाती है तो इसके अंदर का जो डाटा होगा वो रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो नॉन वॉलेटाइल। रोम किस प्रकार की मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल है। इसे परमानेंट या स्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से इसका सही होगा। तो इसका आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल। इसके बाद दिया है कि गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम जो है ये एक प्रकार का आपका ब्राउज़र होता है। इसे क्या बोलते हैं, ब्राउज़र। और ब्राउज़र क्या चीज़ होती है, तो जिसकी मदद से आप इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको किसी न किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, उसे ही कहा जाता है ब्राउज़र। तो इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए। तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आपका एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउज़र है। तो ये इंटरनेट ब्राउज़र है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर है आपका वेब ब्राउज़र। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका वेब ब्राउज़र ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का प्रयोग क्यों होता है? तो ऑप्शन दिया है पहला कि नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है इंटरनेट कनेक्शन बंद करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है डिवाइस की पहचान करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी दिया है वायरस स्कैन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डिवाइस की पहचान करने के लिए। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? और आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। किस प्रकार का एड्रेस होता है? तो ये आपका एक जो है यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब कि अगर आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो गया है तो वो आईपी एड्रेस किसी और को नहीं मिलेगा। तो ये यही मतलब होता है आपके यूनिक का। तो आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डिवाइस की पहचान करने के लिए। अगला दिया है कि कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि एक हार्डवेयर होता है, ऑप्शन बी दिया है एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन सी दिया है अस्थायी मेमोरी जहां कट या कॉपी किए गए डेटा को संग्रहित किया जाता है, या ऑप्शन डी दिया है एक प्रकार का वायरस। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ये अस्थायी मेमोरी जहाँ कट या कॉपी किए गए डेटा को संग्रहित किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड आपका जो होता है उसके अंदर आप जो भी कट या कॉपी करते हैं उसको ये सेव करके रखता है। तो कट कॉपी को कौन सेव करके रखता है? तो आपका क्लिपबोर्ड। फिर अगला समझ लेते हैं। तो अगला दिया है कंप्यूटर के किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए। कंप्यूटर के किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर के फोल्डर का नाम बदलते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है F1, ऑप्शन बी दिया है F2, ऑप्शन सी दिया है F3, ऑप्शन डी दिया है F4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो राइट आंसर हो जाएगा आपका F2। तो F2 किसकी शॉर्टकट की होती है? तो ये आपके रीनेम की शॉर्टकट की होती है। रीनेम का मतलब होता है दोबारा नाम डालना। तो अगर आप किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो F2 शॉर्टकट कुंजी से आप बदल सकते हैं। तो ये जो है ये एक फंक्शन की भी होती है। जो भी आपके F1 से लेके आपका जो F1 होता है, F1 से लेके F12 तक जो भी कीज होती हैं उन्हें बोला जाता है फंक्शन कीज। तो वो फंक्शन कीज होती हैं। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में HDD और SSD किससे संबंधित है? तो HDD या SSD क्या इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है, या नेटवर्क डिवाइस है? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो देखिए जो HDD होता है या SSD होता है इसे क्या बोलते हैं? तो ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। तो ये HDD SSD क्या है? तो ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज मतलब जहाँ पे हम अपने फ़ोटोज स्टोर करते हैं, वीडियोज़ को स्टोर करते हैं, जहाँ पे फ़ोटो वीडियो रखे जाते हैं कंप्यूटर में, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो HDD मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क। तो ये जो SSD होता है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है HDD से। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो देखिए जो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया है कि Ctrl+I, ऑप्शन बी दिया हुआ है Ctrl+U, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+B, और ऑप्शन डी दिया हुआ है Ctrl+P। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा Ctrl और B। तो Ctrl+B जो होता है ये आपके बोर्ड की शॉर्टकट ही होती है। तो बोर्ड से आपका मैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। जैसे आपको कोई हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग, तो हेडिंग बनाने के लिए आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, तो बोल्ड की मदद से हमारा मैटर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और यहाँ पे देखिए और भी शॉर्टकट की दी हैं, जैसे Ctrl+I जो है ये इटैलिक की होती है। इटैलिक से हमारा मैटर जो है टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा वो तिरछा लिखता है कुछ इस टाइप से। और जो आपका Ctrl+P होता है, Ctrl+P, ये आपके प्रिंट की शॉर्टकट की है। प्रिंट यानी जैसे आपका कोई प्रिंट आउट निकालना है, ठीक, तो उसके लिए आप Ctrl+P प्रेस करेंगे तो प्रिंट की कमांड खुल जाएगी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो Ctrl+I इटैलिक की होती है, Ctrl+U जो होती है ये अंडरलाइन की होती है। यानी कोई मैटर लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है हेडिंग, इसके नीचे लाइन लानी है तो क्या करेंगे? Ctrl+U कर देंगे, अंडरलाइन आ जाएगा। Ctrl+B से मैटर गाढ़ा हो जाएगा, हेडिंग टाइप में बन जाएगा। Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया है कि कंप्यूटर में IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो IP एड्रेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला दिया है ऑप्शन 1
ऑप्शन ए दिया है कि 1 प्रकार का, ऑप्शन बी दिया है 2 प्रकार का, ऑप्शन सी दिया है 3 प्रकार का, ऑप्शन डी दिया है 4 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि IPv4 और IPv यहाँ पे 4 हो गया और IPv6 हो गया। ये दोनों जो हैं आपके IP एड्रेस के प्रकार होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं IP एड्रेस के 2 प्रकार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर में CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो CD-ROM होता है उसका पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है कि कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी दिया है सेंट्रल डिवाइस रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी दिया है कम्पैक्ट डिवाइस रीड ओनली मेमोरी। तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD है क्या? तो देखिए CD जो होता है वो आपके स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है, CD जो है वो आपके स्टोरेज के लिए यूज होता है। स्टोरेज यानी कि जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो जो आपका सर्कल में आती थी कुछ इस टाइप से, तो वो क्या होती थी? वो आपकी CD होती थी इस टाइप से, जिसके अंदर क्या होता था? मूवी वगैरह स्टोर होती थी। तो ये जो है ये आपका एक प्रकार से CD होता है। तो यही पूछा गया है कि CD-ROM यानी CD-ROM का क्या मतलब होता है? तो CD-ROM का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हम लोग अगला समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये क्या है? एक प्रकार का वायरस है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस है या फिर एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये एक प्रकार का वायरस है। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है राइट हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का वायरस होता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस है। फिर अगला दिया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वायर्ड फायरवॉल, ऑप्शन सी है वाइड फ्रिक्वेंसी इंटरनेट, ऑप्शन डी है वायरलेस फाइबर। तो क्या सही हो जाएगा? तो वाईफाई जो होता है जिसकी मदद से आप जो है इंटरनेट शेयर करते हैं, यानी जैसे आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं या फिर वाईफाई वगैरह लगवाते हैं तो होता क्या है उससे कि आप इंटरनेट जो है शेयर कर सकते हैं। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए जो हमारा CPU होता है, ये जैसे CPU हो गया, तो CPU के अंदर क्या होता है? CPU के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है। जैसे ये बॉक्स हो गया CPU का, अब इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर आपका एक सर्किट बोर्ड होता है कुछ इस टाइप से। ये सर्किट बोर्ड हो गया जिसपे हर एक डिवाइस लगे होते हैं, जैसे रैम लगा होगा, इसी पे आपका जो है फैन लगा होता है, इसी पे जो है आप बाहर से कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं जैसे कीबोर्ड माउस लगा रहे हैं, तो ये सब मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। तो मदरबोर्ड जो होता है वो एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसका काम क्या होता है? तो ये आपके सभी हार्डवेयर को जोड़ना और नियंत्रित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है? तो ये सभी हार्डवेयर को जोड़ना और नियंत्रित करना जो है मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है। और इसी में हर एक डिवाइस आपका कनेक्ट होता है, चाहे आप कीबोर्ड लगाएं चाहे आप माउस लगाएं, वो सारी चीज़ें आपके मदरबोर्ड के सर्किट से ही जो है लिंक हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं यहीं पे। तो ये क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में DNS का पूरा नाम क्या होता है। तो DNS का क्या नाम होगा? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी दिया है डिजिटल नेटवर्क सर्विस, ऑप्शन सी दिया है डाटा नेमिंग स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी है डोमेन नेमिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ये DNS का पूरा नाम होता है। तो ये हमारा जो है आज का CCC का 30 क्वेश्चन के MCQ जो है वो कंप्लीट होते हैं। और अब आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो पहला क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, आपको क्या बताना है कि बताइए वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। अब ये रैम होती है या रोम होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि ALU का काम क्या होता है।
ALU जो है ALU का कार्य, ALU का कार्य, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर करना है। और आज के वीडियो में हमारी जो सीरीज है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको और भी MCQs चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के साथ वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।